नमस्ते दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ये स्टूडेंट लाइफ से भी कोरिलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने लक्ष्य के बारे में सोच ही लिया है कि मुझे कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। आपने जो निर्णय लिया है उस पर अडिग रहना है। ठीक है, अपने निर्णय का सम्मान करना है। और हौसलाएं जो होती है वो यही कहती है कि जो भी समस्या आएगी आगे जाकर हम लोग देख लेंगे। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पीटी के एग्जाम के लिए। इसलिए लगातार और निरंतर कंटिन्यूटी रखें। ऐसा नहीं कि एक दिन 22 घंटा पढ़ लिया और दूसरा दिन पढ़े ही नहीं। 8 ही घंटा पढ़े, लेकिन डेली 8 घंटे पढ़े। और रिवीजन जो बहुत ही जरूरी है। और एक बात बता दूं कि जो डायरी मेंटेन करने की बात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आज आपने पढ़ा या फिर कोई भी टेस्ट पेपर दिया, तो कुछ टॉपिक्स आए, मान लीजिए डीपीएसपी आए, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स आ गए, तो बस उसे सिंपली जो एक ही लाइन में उस डायरी में लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने वाले होंगे तो लास्ट वीक में आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, टॉपिक ही याद नहीं रहता या स्किप हो जाता है, तो लास्ट वीक में जो है वो अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं हो पाता है, जिसका इंपैक्ट जो है वो एग्जाम में पड़ता है। इसलिए ये डायरी मेंटेन जरूर करें। ठीक है, और याद रखिएगा इस वीडियो के लास्ट में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर करें। जितने भी हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास शेयर करें। और अगर कोई कमियां हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 19 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता अभी हाल ही में लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसी के लिए जो है विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई है अभी सरकार के द्वारा। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी से, विमान या फिर बंगले का इस्तेमाल जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी जो है वो सरकारी मशीनरी या फिर मतदाताओं को पैसा प्रलोभन नहीं दे सकता है। उसके बाद राजनीतिक दल हो या फिर प्रत्याशी नेता हो या फिर समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे क्योंकि अभी चुनाव का समय है। 16 अप्रैल से जिस दिन भी डेट अनाउंस हो जाता है ना, उसी दिन से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आचार संहिता लगा दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और जब तक जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, मतलब कि 4 जून, ये याद रखिएगा 4 जून को रिजल्ट आना है लोकसभा के चुनाव का, उस दिन तक जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे कि आचार संहिता का क्या उद्देश्य है, आचार संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके बाद आचार संहिता को सुधारा कैसे जा सकता है। ठीक है, अभी नई जो समस्याएं आई है जैसे कि एआई जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किस तरह के नए नए उपाय अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीसरा आर्टिकल जो है दूसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडियन ओशन पे अभी लगातार जो है नजर बनी हुई है। चाहे वो रेड सी में लगातार जो है हमले हो, हौतीस के हमले हो, या फिर चाइना का बढ़ता विस्तार हो। ठीक है, चाहे फिर साउथ चाइना सी में चाइना का विस्तारवादी अप्रोच हो। ठीक है, उसके बाद भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वहां पे चाइना का लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, नेवी बेसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों से बचने के लिए जो है भारत अनेक प्रकार के उपाय को अपनाने का प्रयास कर रहा है। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे में मालदीव और चाइना का संबंध, उसके बाद सागरमाला का नीति जो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। ठीक है, पूरे पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे, इंडियन ओशन में कितने पॉइंट्स हैं, उसके बाद जितने भी पॉलिसी चेंजेज हुए हैं, भू रणनीतिक महत्व क्या होते हैं, चीन और भारत का रणनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है, उसी से रिलेटेड देखिए ये जो हमारा तीसरा जो आर्टिकल है MIRV, इसको सिंपली कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंस टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसको कहा जाता है MIRV। लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है जिससे कि हम लोग चाइना के सामने मजबूत हो सके। मेनली जो हमारा लक्ष्य है कि चाइना का लगातार जो विस्तार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हो या फिर हिमालयन रीजन में हो, ठीक है, या फिर हिंद महासागर के रीजन से हो,
तो हर एक जगह हम लोग अपने विस्तार को बेहतर करने के लिए, चाइना के सामने मजबूत करने के लिए अपने रक्षा क्षेत्र को MIRV को अग्नि 5 के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे हमारा जो रक्षा क्षेत्र है और ज्यादा मजबूत हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसी को कहा जाता है MIRV। हर एक चीज को इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या फायदेमंद है, क्यों फायदेमंद लग रहा है भारत को, और इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसमें बहुत सी तकनीकों को जोड़ा गया है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्या कारण है, और इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। ऐतिहासिक रूप से कब से शुरू हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसका देख सकते हैं शेड्यूल। पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल को है और लास्ट फेज जो है 1 जून को है, और 4 जून को जो है रिजल्ट आएगा, और टोटल जो सीटें इसमें मिलेगी 543 सीटें मिलेगी लोकसभा का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी में कहा जाता है कि 16 मार्च शनिवार को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। ठीक है, इसी के लिए जो है विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में वहां के जो जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने अधिकारियों को आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। ठीक है, जो कि शनिवार से पूरे राज्य में लागू हो गया। ठीक है, शनिवार से जो है वो पूरे राज्य में ही 16 मार्च से ही लागू हो गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें मुख्यतः क्या ध्यान दिया गया है, तो उन्होंने दोहराया कि सरकारी संपत्तियों से दीवार लेखन, जो दीवार पे लिखे जाते हैं, कटआउट्स, जो बड़े बड़े नेताओं के कटआउट्स होते हैं, होर्डिंग हो गया, बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, झंडे हो गए, उसे 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे के भीतर हटाने की निर्देश दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, कि जितने भी सार्वजनिक स्थानों से चुनाव कार्यक्रम जारी होने के 48 घंटे के भीतर हटाया जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी 24 घंटे में ही हटाने का निर्देश दिया गया है विभिन्न जिलों के डीएम के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे डीएम के द्वारा क्या कहा जाता है कि राजनीतिक विज्ञापनों वाले होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाए। ठीक है, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कहां की एम्बुलेंस और पानी की टंकियों से भी जनप्रतिनिधियों और सरकारी योजनाओं की तस्वीरें हटा दी जाए। ठीक है, क्लियर कहा गया है। एम्बुलेंस हो या फिर पानी की टंकी, वहां पे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके नाम हटा दिए जाएं, या फिर सरकारी योजनाओं के नाम जो हैं, जो पोस्टर चिपकाए गए हैं, उनको भी हटा दिया जाए। और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि एक सरकारी अधिकारी का आचरण जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, और जो कोई भी किसी राजनेता द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोई भी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा, और वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा अगर वो किसी भी नेता के किसी भी आयोजित कार्यक्रम में भाग लेता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग आचार संहिता क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या है। तो आचार संहिता मेनली जो है वो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करने के लिए मानदंड और सिद्धांतों का एक समूह है, जो राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से उक्त संहिता के सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए विकसित किया गया है, और उन्हें सम्मान करना बहुत ही जरूरी है, और उसका पालन करने के लिए भी बाध्य बनाया गया है। ठीक है, तो आचार संहिता क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। जैसे कि चुनाव आयोग जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 34 के द्वारा ही अपने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करता है। इसमें मेनली जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया का लेखा जोखा बनाया जाता है। तो चुनाव जो है वो अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सत्ताधारी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन सुनिश्चित किया जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, तो चुनावी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग न हो, इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चुनावी अपराध, कदाचार, भ्रष्ट आचरण को भी रोक सके। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता के द्वारा चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू हो जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि आचार संहिता तभी लागू होता है जिस दिन से चुनाव की तारीख तय की जाती है और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। ठीक है,
तो लोकसभा के आम चुनाव के दौरान यह संहिता जो है वो पूरे देश में लागू होता है और राज्य की विधानसभा के आम चुनाव के दौरान यह संहिता पूरे राज्य में लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उपचुनाव के दौरान जो कभी कभी किसी सीट पे खाली होता है, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई या किसी अपराध के कारण उनका जो सदस्यता रद्द हो जाता है, उसके बाद उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव के दौरान जो आदर्श आचार संहिता लगता है केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होता है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके पृष्ठभूमि क्या है, कहां से शुरुआत हुआ आचार संहिता का। तो आचार संहिता की जड़ें जो है वो भारत के चुनावी इतिहास में है। इसकी उत्पत्ति जो है वो केरल राज्य में हुई थी और समय के साथ यह जो है आचार संहिता से आदर्श आचार संहिता बन गया, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी को कहा जाता है आचार संहिता की उत्पत्ति केरल में 1960 के विधानसभा चुनाव से मानी जाती है, जहां राज्य प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार की गई थी, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा कि आचार संहिता की शुरुआत 1960 में हुई थी। इसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में भारत के चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को कोड प्रसारित किया, जिसका आमतौर पर पालन किया जाना था, ठीक है। इस समय से कोड प्रसारित किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हालांकि 1962 से 1991 तक बाहुबल और धन का उपयोग करके भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड को परिष्कृत किया, लगातार जो है वो अपडेट करते गए, जिसमें सत्ता में पार्टी को विनियमित करने और चुनाव के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक अनुभाग जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे अनुभाग तो जुड़ा गया, लेकिन फिर भी जो है इसे लागू नहीं किया जा सका। कोड का नाम बदलकर इसी कोड को जो 1962 से शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसी कोड का नाम बदलकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया और इसे और अधिक सख्त बनाया गया। लेकिन इसे कानून में शामिल करने की मांगों के बावजूद भी ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसी में हम लोग ध्यान दे देते हैं कि 1991 के बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए तरीके का उपयोग करके एमसीसी को लागू किया और उल्लंघन के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही बहुत बड़ा कार्य किया था एमसीसी को लागू करने में। टीएन सेशन ने चुनाव स्थगित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे कि हम लोग कड़ाई से एमसीसी को लागू कर सके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता को लागू कर सके। वहीं 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एमसीसी में चुनाव घोषणा पत्र पर दिशा निर्देश शामिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद से 2014 के आम चुनाव के लिए कोड में शामिल किया गया था, ठीक है। तो यह था पूरा का पूरा आचार संहिता का पृष्ठभूमि, ठीक है। अब देख लेते हैं आचार संहिता के प्रभावी कामकाज के लिए कौन से सुधार सुझाए गए हैं, ठीक है। नए नए सुधार क्या क्या सुझाए गए हैं राष्ट्र के द्वारा। तो कानूनी प्रवर्तन, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर अस्थायी समिति ने 2013 में सिफारिश की थी कि आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए और इसे आरपीए एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अधिनियम 1951 के एक घटक के रूप में शामिल किया जाए, ठीक है। ये सब वे फॉरवर्ड में है, ये ध्यान रखिएगा। सुधार करने के लिए नए नए पॉइंट्स सुझाए गए हैं और अन्य उपायों के माध्यम से प्रवर्तन, एमसीसी को सीधे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कुछ प्रावधान को आईपीसी, ठीक है, 1860 जिसे भी वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है, और सीआरपीसी 1973 और आरपीए एक्ट 1951 जैसे अन्य कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि पूरा का पूरा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लागू करना संभव नहीं है कानूनी रूप से। इसके लिए इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम लोग आईपीसी हो गया या फिर सीआरपीसी हो गया, जिसे अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, या फिर आरपीए एक्ट 1951, इसमें कुछ मुख्य बिंदु को शामिल करके इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो विधि आयोग की सिफारिश क्या है 2015 में, तो सत्तारूढ़ दल जो है वो आमतौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा से पहले अपनी उपलब्धियों को उजागर करने वाले सरकार प्रायोजित विज्ञापन जारी करता है, जिससे उसे अन्य दलों और उम्मीदवारों पर अनुचित लाभ होता है, ठीक है, ऐसा कहना है लॉ कमीशन का। तो इस प्रकार विधि आयोग ने सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सदन विधानसभा की समाप्ति से पहले 6 महीने तक ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, ठीक, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जो है कहीं ना कहीं इसका अतिरिक्त लाभ अभी भी वर्तमान में उठाता है। सोचिए 2 दिन पहले ही अभी इलेक्शन कमीशन को अचानक से नियुक्त किया गया है और जिसके
जो सिलेक्टिंग पैनल के 3 मेंबर जो मुख्यतः सेलेक्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें से 2 जो मेंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रूलिंग पार्टी से है और जल्दबाजी में उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर को ऑलरेडी चुन भी लिया है, ठीक है, जिसे भी मान्यता नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। परंतु ये जो दिखता है स्थितियां, ये कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को अतिरिक्त लाभ पहुंचा सकता है। उसके बाद नवीन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग की बात की जा रही है, जिससे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को रोकने के लिए जो हम लोग प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों जैसे कि एआई आधारित सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ स्वतंत्रता की भी बात की जा रही है, जिससे और बेहतर तरीके से हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर सकते हैं, जैसे चुनाव आयोग को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के समान अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि वह एमसीसी के कार्यान्वयन के लिए और अधिक कठोर कार्रवाई करने में सक्षम हो सके। तो ये बहुत ही अच्छे सुझाव थे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, 5 पॉइंट्स थे, जैसे कानूनी प्रवर्तन हो गया या फिर अन्य उपायों के माध्यम से, या फिर लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आ गया, टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, या फिर इलेक्शन कमीशन को अतिरिक्त स्वतंत्रता देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के पूरे आर्टिकल में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए जो है ये आर्टिकल आया था और इसे ध्यान रखिएगा। लगातार अभी जो आने वाले एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है सवाल, यूपीएससी में बहुत कम ही चांस है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए इसकी बारीकियों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑल आइज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन। अब सभी की निगाहें जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र पर है। लगातार देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ तनाव, चाहे वो रेड सी में लगातार हमला, और जितने भी हमारे कॉमर्शियल शिप्स हैं वो अवरुद्ध कर दिए गए हैं। उसके बाद लगातार चाइना का विस्तार, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या फिर हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नेवल बेस, नेवल एक्सरसाइजेस को बढ़ावा देना, लगातार उसके श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों पे लगातार चाइना का जो है बढ़ता विस्तार भारत की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं चिंता उत्पन्न कर रहा है। इसी के लिए जो है भारत लगातार सतर्क होता जा रहा है और क्या क्या रणनीति अपना रहा है, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते तनाव के बीच भारत का नीतिगत फोकस वापस जो है वो हिंद महासागर पर केंद्रित हो गया है, जो हिंद प्रशांत पर उसके पिछले जोर से विचलन का प्रतीक है। तो नीति परिवर्तन क्या क्या हुआ है, तो मालदीव चीन के संबंध, मालदीव ने भारत के प्रयासों के बावजूद चीन के साथ जुड़ने के संकेत दिए हैं। इसके विपरीत श्रीलंका अपने बंदरगाहों में विदेशी अनुसंधान जहाजों पर प्रतिबंध लगाकर भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता प्रस्तुत किए। ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका के कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं खास के भारत के समर्थन के लिए, ठीक है। उसके बाद भारत की सागर नीति सकारात्मक परिणाम देती है। अगालेगा द्वीप, ये हिंद महासागर में, ये ध्यान रखिएगा, इसका फिगर एक बार जरूर देखिएगा, इसके आसपास के जितने देश हैं उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अगालेगा द्वीप समूह में बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से मॉरिशस के साथ संबंध भी बेहतर हो रहे हैं भारत के, ठीक है, जिससे कि हम लोग हिंद महासागर में अपने सुरक्षा को और मजबूत कर सके। तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा हिंद महासागर का रीजन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इधर मलेशिया है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, क्लियर, जिसकी बातें हम लोग अभी कर रहे थे। यहाँ पे मॉरिशस हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेन जो समस्या है अभी वर्तमान में यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक है। रेड सी के पास जो है यहाँ पे लगातार जो है हौतीज के हमले हो रहे हैं, और हौतीज मुख्यतः जो है वो यमन में रहते हैं, इसलिए जो है बहुत बार जो है ये लंबा रूट लेना पड़ रहा है, पूरा का पूरा साउदर्न पॉइंट से मुड़कर घूम के यहाँ से जाना पड़ रहा है, इसलिए अतिरिक्त समय भी लग रहा है, सामान भी खराब हो जा रहे हैं और अतिरिक्त खर्च भी लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है अब अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो हिंद महासागर में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा ये हिंद महासागर क्षेत्र, और लगातार जो है चाइना अपना विस्तार करता जा रहा है इन क्षेत्रों में, ठीक है। यहाँ पे भी लगातार समस्या बना ही रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या क्या नीति परिवर्तन है, जैसे भू रणनीतिक महत्व, जैसे पश्चिमी हिंद महासागर और उत्तरी हिंद महासागर दोनों में गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे कि क्षेत्रीय गतिशीलता प्रभावित हो रही है। इजराइल हमास संघर्ष जो है वो क्षेत्रीकरण करता है, जिससे कि सुएज नहर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद चीन भारत की रणनीतिक प्रतिस्पर्धाएं क्या क्या है, तो हिंद महासागर में अपने नौसैनिक अड्डों
और प्रभाव का विस्तार करने के चीन के जो प्रयास हैं भारत के सुरक्षा के हितों के लिए सीधी चुनौती बनी हुई है। तो भारत जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन के साथ विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को संबोधित करने में सहयोग पर जोर दे रहा है। अब देख लेते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया और विकल्प क्या क्या है। भारत जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर रेड सी में जो हमले हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए कौन कौन से नए नए विकल्प अपना रहा है। जैसे रणनीतिक साझेदारी, भारत जो है अपनी हिंद प्रशांत जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रहा है। क्षेत्रीय तंत्र, भारत जो है IORA मतलब कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जैसे क्षेत्रीय ढांचों के आलोचनात्मक मूल्यांकन की भी वकालत कर रहा है भारत, ठीक है। और नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। अभी आगे भी हम लोग देखेंगे कि अपनी नेवी को और बेहतर करने के लिए भारत ने नए नए तरीके अपनाए हैं, नए नए तकनीक को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक। जैसे नौसेना शक्ति को मजबूत कर रहा है। भारत का लक्ष्य जो है वो उभरती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है, ठीक है। अगला ही यही जो है MIRV मेनली होता क्या है, तो MIRV को कहते हैं मल्टीपल डिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा अग्नि 5 के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अग्नि 5 विथ मल्टीपल वार हेड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि MRIV छलांग जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कि हम लोग चाइना को मेनली जो है काउंटर करने के लिए इसका बढ़ावा दे रहे हैं MIRV का, ठीक है। तो DRDO द्वारा तैयार किया गया अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, जिसे दिव्यास्त्र कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, दिव्यास्त्र रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के साथ अग्नि 5 भारत द्वारा अब तक परीक्षण की गई सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। लेकिन यह केवल इसकी सीमा नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से इसकी क्षमता भी है, जो भारत के परमाणु निवारक के लिए एक महत्वपूर्ण छत का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे फिगर में भी मैं दे दिया हूँ। यहाँ पे लगभग 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, हाइट 17 मीटर है, ठीक है। फुल फॉर्म हम लोग जान ही गए हैं। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज अ सिंगल मिसाइल टू कैरी मल्टीपल वारहेड्स ईच कैपेबल ऑफ बीइंग एम्ड टू अ डिफरेंट टारगेट्स, ठीक है। इसकी जो है विशेषता है ये सारी चीजें, ठीक है, कि ये जो है डिफरेंट टारगेट्स को, अनेक टारगेट्स को एक साथ भेजने में सक्षम है, ठीक है। इंडिया ज्वाइंस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशन, देखिए पहले से ही जो है MIRV 5 देशों में ऑलरेडी था। USA हो गया, UK हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया। भारत जो है वो छठा देश बना है। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी इज ए क्लोजली गार्डेड सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो भारत की परमाणु निवारक क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि यह जो है संस्करण मल्टीपल डिपेंडेंसी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जो है उसके साथ एकीकृत हो गई है, ठीक है। तो चीन से तुलना किया जा रहा है कि हालांकि MIRV तकनीक जो है नई नहीं है। अभी हम लोगों ने बात किया ना कि 5 देशों में पहले से ऑलरेडी है, जो उनके संबंधित परमाणु सशस्त्र में एकीकृत है। तो भारत जो है वो MIRV बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में आ गया है, छठा देश बन गया है, ठीक है। तो MIRV टिप वाली मिसाइलें केवल इसलिए एक आवश्यकता है क्योंकि वे एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करती है और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा से बचने में मदद करती है। तो चीन होंग की HQ-19 जमीन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का निर्माण कर रहा है, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन अग्नि 5 जैसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की उनकी क्षमता अभी भी संदिग्ध है। अभी भी जो है जो बैलिस्टिक मिसाइल हमारा भारत का है अग्नि 5, उसको अभी भी रोकने में सक्षम नहीं है, जो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, चीन होंग की, ठीक है, HQ-19, ठीक है। तो फिर भी यह जो है लगातार प्रगति भी कर रहा है। भारत जो है और तेजी से अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार को अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए जो है MIRV सक्षम जो है वो अग्नि 5 के अधिक परीक्षण की आवश्यकता है। एक बार में संतुष्ट नहीं होगा और भारतीय सशस्त्र सेवाओं के एक परीक्षण से संतुष्ट नहीं होने की संभावना है। लगातार जो है भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारे पास इतना मजबूत तकनीक रहे कि उसको भेजने में सफल नहीं हो पाए चीन। इसी के लिए जो है भारत जो है विभिन्न प्रकार के परीक्षण कर रहा है अग्नि 5 के साथ, ठीक है। तो आवश्यकता की मांग क्यों पड़ रही है, तो MIRV जो है वो सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण जो है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा कठिन है MIRV का निर्माण करना, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही
ज्यादा डिमांड वाले जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत ही मांग वाले तकनीकी मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे परमाणु हथियार का लघुकरण, यह सुनिश्चित करना कि पोस्ट बूस्ट वाहन, इसी को कहा जाता है पीबीवी, से निकलने से पहले हथियार या पुनः प्रवेश वाहन ले जाने वाला पात्र कम वजन या फिर द्रव्यमान का हो और मिसाइल में फिट होने के लिए री एंट्री, ठीक है, वाहनों को, इसको बनाना है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो री एंट्री वाहनों को भी सटीक रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है। और साथ ही पीबीवी मतलब कि पोस्ट बूस्ट वाहन से उसका पृथक्करण भी किया गया है, जिसे चलाना संभव है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी MIRV की, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसका परमाणु हथियारों का लघुकरण हो गया, पोस्ट बूस्ट वाहन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद हथियार या फिर पुनः प्रवेश वाहन की भी आवश्यकता होती है, कम वजन चाहिए, द्रव्यमान भी कम होना चाहिए, मिसाइल में फिट होना चाहिए, री एंट्री वाहनों को भी सटीक नेविगेट किया गया है, ठीक है, कॉन्फ़िगर किया गया है, और पीबीवी से उसका पृथक्करण भी किया जाता है जिससे कि चलाना संभव हो सके। तो मार्गदर्शन और सटीकता एक और आवश्यकता है, क्योंकि पुनः प्रयास करने वाले वाहनों को वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान स्पिन को स्थिर करना पड़ता है, और एक MIRV आधारित मिसाइल जो है वो केवल उन कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है जो इसके दायरे या फिर भौगोलिक पद चिन्ह के भीतर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा, जो इसके रेंज में है। तो हाल ही के अग्नि 5 परीक्षण के साथ भारत ने इन कठिन तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, और भारत के मामले में यह MIRV विकास और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है, क्योंकि यह देश के मिसाइल और परमाणु इंजीनियरों के सामने खड़ी बड़ी बाधाओं के बावजूद आया है। ठीक है, जो चीन का लगातार इस तरह का विस्तार दिख रहा है, लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है रेड सी में। ठीक है, तो इस तनाव की स्थिति में इस तरह का जो है भारत को मजबूत करने के लिए, भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए MIRV जैसे तकनीक को बनाया गया है बहुत ही बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत द्वारा अपर्याप्त परमाणु परीक्षण ने उस हद तक समझौता कर लिया जिससे वह हथियारों को छोटा कर सकता था और उन्हें कई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए MIRV कर सकता था। और दूसरा जो है वो पर्याप्त परीक्षण की कमी ने उन सीमा को भी कम कर दिया जिस हद तक पुनः प्रवेश वाहनों को हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया जा सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी उपलब्धियां हो गई, इससे बहुत से हमारे चीजें बचेगी रक्षा क्षेत्र की। ठीक है, तो DRDO और इसकी सभी प्रमुख सहयोगी एजेंसियों, जैसे कि इसको ध्यान रखिएगा कि किसके सहयोग से बनाया गया है MIRV। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी हो गया जो मिसाइलों के साथ हथियारों को एकीकृत करने के लिए जिम्मेदार है, और एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो कि ASL एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अग्नि 5 के इस परीक्षण से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि इन चुनौतियों का काबू पा सकता है, और इस MIRV मिसाइल के बारे में अस्पष्ट यह ले जाने वाले हथियारों की संख्या के बारे में जो पूरी संभावना में वर्गीकृत रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा MIRV के बारे में। ठीक है, तो कुछ अटकलें भी लगाई जा रही है, कुछ लोग जो हैं इस पर आपत्ति भी कर रहे हैं। तो अटकलों के अनुसार यह असंभव है कि यह 3 से अधिक हथियार ले जा सकता है। इसके अलावा भारत द्वारा कम संख्या में परमाणु परीक्षण किए जाने के कारण जो है परमाणु हथियारों की पैदावार सीमित होने की संभावना है। तो इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि अग्नि 5 जो है, तो ये ध्यान रखिएगा कि डिसएडवांटेज भी क्या क्या है। ठीक है, तो अग्नि 5 जो है वो विशेष रूप से मिसाइल की उड़ान के बूस्ट और मध्यवर्ती चरण के दौरान भूसी ले जा सकता है या फिर नहीं, इस पर भी संदेह है। और अग्नि 5 को पूरी संभावना एक रोड मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा, मतलब कि वो चलते हुए, मूव करते हुए भी उसे लॉन्च करना संभव होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे ध्यान रखेगा। ठीक है, यहाँ पे असहमतियां भी देखी गई है, कुछ डिसएडवांटेज भी देखे गए हैं कि अभी भी ये पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है, और इसे और भी मजबूती से बेहतर करने की और परीक्षण करने की आवश्यकता है। तो आगे और अन्य परियोजनाएं की बात की जा रही है, जैसे चीनी मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर संभवतः अग्नि 5 को मध्यम मार्ग में अवरोध के अधीन कर देगा। फिर भी जो है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग, विशेष रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, जो कि परमाणु उपकरणों के संबंध में मुख्य अनुसंधान और विकास के लिए सीधे जिम्मेदार है। ठीक है, R&D के लिए सीधे जिम्मेदार है, ने MIRV के लिए पर्याप्त क्षमता कॉम्पैक्ट परमाणु हथियार डिजाइन करने में अच्छा कार्य किया है। ये याद रखेगा, बार्क का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है MIRV के निर्माण में। ठीक है, तो यह एक
चीन विशिष्ट मिसाइल है, मेनली चीन के लक्ष्य को ही साधने के लिए जो है भारत MIRV जैसे मिसाइल को बनाया है। तो DRDO और AEC की ओर से और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, AEC का मतलब होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। जब भारत अपने परमाणु शस्त्रागार में और अधिक ताकत जोड़ देगा, जब वह लंबी दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा, जिससे भारत की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो MIRV क्षमता वाली अग्नि 5 जो है वो चीन के मुकाबले भारत की परमाणु क्षमताओं को मजबूत करती है, और यह चीन को सचेत करता है कि भारत अपने मिसाइल और मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के साथ चीन द्वारा की गई प्रगति का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और अग्नि 5 जो है वो MIRV मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत ने एक अत्यधिक विश्वसनीय परमाणु और मिसाइल शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क तैयार किया है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल MIRV। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म से लेकर इसकी विशेषताओं सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और कुछ अभी भी डिसएडवांटेज हैं, कुछ लोग अभी असहमत हैं कि इसकी जो क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है अभी पूर्णतः जो है वो सक्षम नहीं है, तो इसे सुधारने की भी आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह जो है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली एक मानव निर्मित नहर है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह मध्य अमेरिका में स्थित एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो यह याद रखेगा, डेरियन गैप, ये डेरियन गैप के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि डेरियन गैप के बारे में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कथन की बात की जा रही है, सिर्फ एक ही कथन जो होगा वो सत्य होगा, ये ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे एक भी कथन जो है वो सत्य नहीं है, सारे के सारे कथन जो है वो गलत है। तो इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले फिगर देख लीजिए, ठीक है। इधर पनामा है, पनामा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पनामा है, यहाँ पे ही जो है वो पनामा कैनाल है। और ये देख सकते हैं कोलंबिया, मतलब कि साउथ अमेरिका का ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन के पास जो है वो डेरियन गैप है, ठीक है। गल्फ ऑफ पनामा के बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो डेरियन गैप जो है वो उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा तक फैला घना जंगल है, जो अमेरिका में शरण चाहने वाले प्रवासियों के लिए एक खतरनाक मार्ग भी बन गया है, ठीक है। तो डेरियन गैप क्या है? तो डेरियन गैप जो है वो डेरियन के इस्थमस में एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। इसमें पनामा के डेरियन प्रांत और कोलंबिया के चोको विभाग के घने जंगल और पहाड़ शामिल है। स्वदेशी समुदायों का घर है यहाँ पे। इलाका समतल दलदली भूमि से लेकर पहाड़ी वर्षा वनों तक भिन्न है। इसे पार करने के लिए कोई भी सड़क नहीं होने के कारण यहाँ यात्रा जो है वो चुनौतीपूर्ण है और अक्सर नाव या फिर पैदल यात्रा की जाती है। और खतरों के बावजूद जो है वो बढ़ती हिंसा और अपने घरेलू देशों में सीमित कानूनी आवर्चन विकल्पों के कारण मुख्य रूप से वेनेजुएला के लोगों के साथ साथ हाइटियन, चीनी, अफगान और अन्य लोगों द्वारा भी इस क्षेत्र से अमेरिका में जाने का जो प्रयास है लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है मैप याद रखिएगा डेरियन गैप का। सबसे ज्यादा ये ध्यान रखिएगा कि साउथ अमेरिका के पास है, पनामा का साउदर्न क्षेत्र इससे कनेक्ट होता है। यहाँ पे इस फिगर में भी और भी अच्छे से देख सकते हैं। इधर जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ये जो है साउथ अमेरिका है, बीच में पनामा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पनामा कैनाल है, लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन और साइड में जो है वो अटलांटिक ओशन है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ गल्फ ऑफ पनामा के पास ही जो है वो डेरियन गैप है, ठीक है। यहाँ पे डेरियन गल्फ भी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडबुला गुट्टा जो है वो हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा जो है तेलंगाना में, ठीक है। इस बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तेलंगाना में एक प्राचीन भूवैज्ञानिक चमत्कार पांडबुला गुट्टा को राज्य में विशिष्ट भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सुरक्षा और रखरखाव के लिए भू विरासत स्थलों, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। तो राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है कि
जीएसआई या फिर संबंधित राज्य सरकारें इन साइटों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। मेनली जो है पांडबुला गुट्टा कहाँ है, तो तेलंगाना में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइम रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है, यह एक वायरल संक्रमण है जो बुखार और पूरे शरीर पर धब्बे के साथ खुजलीदार दाने का कारण बन जाता है। लाइम रोग जो है, इससे विशिष्ट दाने को एरिथेमा माइग्रेन कहा जाता है। तो इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरा कथन सही है। ठीक है, यह जो है वो वायरल संक्रमण नहीं है। इससे जुड़े जो विशिष्ट दाने होते हैं इसी को कहा जाता है एरिथेमा माइग्रेन। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे लाइम रोग के बारे में, यह एक वायरस से नहीं होता है, वेक्टर जनित संक्रामक रोग है जो बोरेलिया बर्गडोरफेरी जीवाणु के कारण होता है। स्थानांतरण ट्रांसफर कैसे होता है? तो मनुष्यों के बीच पालतू जानवरों से मनुष्यों में या फिर हवा, भोजन या फिर पानी के माध्यम से ये नहीं फैलता। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, लाइम रोग जो है वो मनुष्यों के बीच नहीं फैलता है और पालतू जानवरों से मनुष्यों में भी नहीं होता है, हवा, भोजन या फिर पानी के माध्यम से भी नहीं फैलता है। जू, मच्छर, पिस्सू, मक्खियां भी इसे प्रसारित नहीं करती है। प्रसार कैसे होता है? दुनिया भर में जंगली और घास वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, खासकर गर्म महीनों के दौरान। यह आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रिपोर्ट किया गया है। लक्षण क्या है? तो संक्रमित टीक काटने के बाद शुरुआती लक्षण 3 से 30 दिनों के बीच में दिखाई देते हैं। बुखार, सिर दर्द, थकान और एक विशिष्ट बुल आई दाने एरिथेमा माइग्रेन के साथ प्रकट होती है। एरिथेमा माइग्रेन शीघ्र निदान के लिए एक प्रमुख संकेत के रूप में कार्य करता है। जटिलताएं क्या है? उपचार न की जाए तो यह जोड़ों, हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर जटिलताओं का कारण बन जाता है। इलाज कैसे होता है? तो मानक उपचार में विशेष रूप से शुरुआती चरणों में डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एमोक्सिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक शामिल होते हैं। बाद के चरणों में अंततः सिरा एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिबांग नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा के एक अपस्ट्रीम सहायक नदी है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह निचली दिबांग घाटी में डफला पहाड़ियों से निकलती है और बहती है। तो कौन से कथन जो है वो सही हो जाएंगे? यहां पे सिर्फ और सिर्फ पहला ही कथन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सही होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में 2880, ये ध्यान रखिएगा, 2880 मेगावाट का बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना शुरू किया है, वो भी दिबांग नदी पे। ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी दिबांग पर भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा और यह परियोजना फरवरी 2032 तक चालू हो जाएगा। और निचली दिबांग घाटी जिले के मुनली गांव के पास स्थित इस परियोजना में 278 मीटर ऊंचा बांध होगा, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध कहा जाता है। 278 मीटर। तो दिबांग नदी जिसे इड्डू भी कहा जाता है, ये नाम याद रखेगा, इड्डू, और तालो द्वारा सिकांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा की एक अपस्ट्रीम सहायक नदी है, इसलिए जो है पहला कथन सही है। और भारत चीन सीमा पर केया दर्रा, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत चीन के, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे जहां पे ब्रह्मपुत्रा पास होती है, केया दर्रा के पास से निकलती है और यह जो है उत्तरी और निचली दिबांग घाटी जिलों में मिसमी पहाड़ियों से होकर गुजरती है। इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मिसमी पहाड़ी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल